नहीं लगे। आज के क्लास में हम सोन या गंगा नदी अफवाह तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसके सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में इन नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और एग्जाम के दृष्टि से कौन सी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सोन या गंगा नदी अफवाह तंत्र, ठीक है, सोन नदी या गंगा नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ से सोन नदी और या गंगा नदी का बहाव नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की उत्तर छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ की सारी नदियों का जो संगम है सोन नदी में है और सोन नदी जो है गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र में तो ये जो आप दिख रहा है यहाँ पर आपको, यह है गंगा नदी। उसके पश्चात यहाँ से आप दिख रहा होगा, ये नीचे हमारे छत्तीसगढ़ के जस्ट लगा हुआ ये है हमारा सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। तो सोन नदी जो है गंगा नदी में क्या हो जाती है, जाकर के प्रवाहित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं, हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग की नदियां जो है सोन नदी में जाकर के विसर्जित हो जाती है, इसलिए हम इसको सोन या गंगा नदी अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, सोन नदी के विषय में हम कुछ बिंदु को यहाँ पर हम देखेंगे। सोन नदी को स्वर्ण नदी या फिर पावन नदी कहा जाता था। पहले प्राचीन नाम देखेंगे तो स्वर्ण नदी या फिर पावन नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसको पुराना जो एक साहित्य है जिसको बोलते हैं संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में इसको हिरण्यबाहु नदी के नाम से भी इसको उल्लेख किया गया है। तो संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु नदी के नाम से भी उल्लेख किया गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, हिरण्यबाहु नदी। सोन नदी का हल्का सा अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ की नदियों का पानी को ये गंगा नदी में लेकर प्रवाहित करती है। ठीक, इसलिए कुछ बातों को आपको याद रखना है। उद्गम स्थल जो है आपका सोनमुड़ा अमरकंटक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लगा हुआ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है हमारा पश्चिम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से अमरकंटक की पहाड़ी जो है शुरुआत हो जाती है, तो वहाँ की सोनमुड़ा नामक स्थान से इसका सोन नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, इसका उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण में हुआ है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में हुआ है, महाभारत में भी हुआ इसका उल्लेख और भागवत पुराण और वृहद ब्रह्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे साहित्यिक दृष्टि से भी। ठीक, सोन नदी के विषय में टालमी और मेगास्थनीज ने भी अपने रचना में इस नदी का उल्लेख किया है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं सोन नदी के पश्चात हम देखेंगे सोन नदी अफवाह तंत्र जो हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अफवाह तंत्र का अलग अलग जो जल धारण क्षमताएं हैं उसके विषय में। तो सोन नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 13.63% जल को यह अपने बहा करके ले जाती है। ठीक है, 13.63%। यदि हम इसकी हेक्टेयर में बात करें तो इसका है आपका जल धारण जो क्षमता है यह है 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर का जल धारण, ये जो है इतने जो क्षेत्रफल का जल को ये क्या करती है, सोन नदी में बहा करके ले जाती है। ठीक, तो इस तरह से इन बिंदुओं को आपको सोन नदी के विषय में आपको याद रखना है। सोन नदी, ठीक है, उसके पश्चात आप देखेंगे सोन नदी के मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सोन नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ पर हुआ है, सोनभद्र है ना, सोनभद्र नाम जाना जाता है इसको। और एक और नदी है, ठीक, एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी। यदि यह अमरकंटक की पहाड़ी है तो इसी के यह क्षेत्र से सोन नदी का उद्गम होकर प्रवाहित होती है सोनभद्र का, और नीचे से इधर से क्या होती है अमरकंटक की क्या हो जाती है वहाँ पर
अमरकंटक के आपके दक्षिण क्षेत्र से क्या हो जाती है, नर्मदा नदी का उद्गम होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसके विषय में किंवदंती यह है कि ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के आंसू जो है जब जमीन पर गिरा, ठीक है, तो सोनभद्र नदी और नर्मदा नदी का वहां पर बहाव मतलब उद्गम हुआ है। ठीक है, यह किंवदंती है ब्रह्मा जी के आंसू से सोनभद्र नदी और नर्मदा नदी क्या हुआ है, वहां पर उद्गम हुआ, जो दोनों के आंसू के बूंद जब जमीन में गिरा तो वहां से उद्गम हुआ, ऐसा किंवदंती है। ठीक, एक और किंवदंती है इसके विषय में कि जब एकमात्र ऐसा नदी है, इसको याद रखेंगे, सोनभद्र नदी जो है, सोनभद्र नदी, देखिए सोनभद्र को इसलिए आपको याद रखना है, भारत के भूगोल जब पढ़ते हैं उसके में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सोनभद्र नदी, जितने भी नदियां हैं सारे नदियों को स्त्रीलिंग में हम जानते हैं, स्त्रीलिंग में हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन सोनभद्र नदी ऐसा नदी है जिसको हम पुरुष के रूप में इसको संदर्भित करते हैं, पुरुष के रूप में। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा किंवदंती कि सोनभद्र नदी ने जब नर्मदा को देखा, नर्मदा जबकि स्त्रीलिंग में आती है, स्त्रीलिंग में हम उसको संदर्भित करते हैं, तो सोनभद्र जो कि पुरुष है, नर्मदा को जब देखा तो वो अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के नर्मदा के पास गया। तो इस बात से दुखी होकर के या फिर भयभीत होकर के नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी में जाकर के क्या हो गया, वो वहां पर छिप गई। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी किंवदंती के रूप में हम इसको देखते हैं, सोनभद्र नदी और नर्मदा नदी के संदर्भ में। इस किंवदंती को आपको ध्यान रखना, याद करने की दृष्टि से सही है, इस तरह से आप कहानी में याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी के विषय में, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ते हैं अभी। नर्मदा का जब हम उसके एक और सेगमेंट जब देखेंगे नर्मदा अपातंत्र के विषय में, तब वहाँ पर नर्मदा नदी के विषय में देखेंगे। यहाँ आप देखिए बनास नदी, ठीक, बनास नदी अब छत्तीसगढ़ के मानचित्र में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तर, छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा पर यह नदी प्रवाहित हुई है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नदी क्या है आपका, बनास नदी है, बनास नदी। ठीक, इसकी उद्गम की बात करें तो उद्गम जो है माजटोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, आपके एमसीबी जिला के भरतपुर तहसील के माजटोली की पहाड़ी से यह इसका उद्गम हुआ है। यह जो है देवगढ़ की पहाड़ी का ही पश्चिमी भाग है। ठीक, देवगढ़ की पहाड़ी का यहाँ पर हम देखते हैं कि देवगढ़ की पहाड़ी का क्या है, यहाँ पर विस्तार है। तो देवगढ़ की पहाड़ी का ही ये पश्चिमी भाग से इसका उद्गम होता है, मांजटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से। ठीक है, इसका विसर्जन जो है डेम्बा गांव, ठीक है, डेम्बा गांव यहाँ पर जो है डेम्बा गांव है, यहीं पर यह सोन नदी में विसर्जित हो जाती है, डेम्बा गांव के पास। यह शहडोल जिला के आसपास में पड़ता है। ठीक, अब इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ का आपका कोरिया जिला, एमसीबी जिला और आपका शहडोल जिला क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। एमसीबी जिला और आपका शहडोल जिला में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसी में बनास नदी में ही रामदा जलप्रपात स्थित है। यहाँ पर यह जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में, जिसको हम बोलते हैं रामदा जलप्रपात। तो इसको याद रखना है, बनास नदी में रामदा जलप्रपात जो है स्थित है। ठीक, अगला जो नदी है, यह नदी, इसको हम बोलते हैं गोपद नदी, गोपद नदी। ठीक, गोपद नदी, इसका उद्गम जो है आपका सोनहट की पठार से, यहाँ पर कोरिया जिला में सोनहट यहाँ पर पड़ता है, तो सोनहट की पठार से इसका उद्गम हुआ है। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर क्षेत्र यहाँ पर आएगा, जिला में कोरिया नहीं, एमसीबी जिला आएगा, तो वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और यह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो सीधी जिला है और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला
दोनों के मध्य क्या बनाती है, या सीमा रेखा बनाती है। मानचित्र में आपको समझने के लिए मैंने ऐसे बनाया है, आप इसको याद रखें कंटेंट को। सीधी जिला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के मध्य क्या करती है, या सीमा रेखा बनाती है। अब ये जो इसकी कुछ कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों को भी आपको याद रखना है। देखिए, गोइनी, सेहरा, कंदास और मोहन, नेउर, यह इसकी क्या है, आपका सहायक नदियां हैं। तो नाम को बस याद रखना है, इसके विषय में कोई बड़ी चीज़ें पूछी नहीं जाएगी, नाम को बस पूछेगा एग्जाम में कि यह नदी जो है किसकी सहायक नदी है, या फिर यह नदी का विसर्जन किस नदी में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूछ सकता है। तो गोइनी, सेहरा, कंदास, मोहन और नेउर, ठीक, इन नदियों को आपको याद रखना है। एक संगम के तौर पर आप याद रखेंगे, गोपद, बनास, नेउर के भंवर सेन के पास गोपद, बनास और नेउर नदी के मध्य क्या हुआ है, यहाँ पर एक संगम हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। अगला नदी है नेउर नदी, जो कि आपका क्या है, गोपद नदी का ही आपकी सहायक नदी है। यहाँ पर हमने गोपद नदी को देखा, ये बनास नदी हो गया, गोपद नदी हो गया, उसके पास ये जो नदी है आपका, यह है नेउर नदी, नेउर नदी। ठीक, इसके विषय में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह जो है गोपद नदी की सहायक नदी है। ठीक, गोपद नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कोरिया के देवगढ़ की पहाड़ी से ही इसका उद्गम हुआ है। मैंने बताया यहाँ पर कोरिया देवगढ़ की जो पहाड़ी का ही विस्तार क्षेत्र है, तो यहीं से क्या हुआ है, इसका देवगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है कोरिया जिला में, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य ये भी सीमा रेखा बनाती है। इसी के किनारे, नेउर नदी के किनारे में ही घाघरा गुफा स्थित है। इसी के किनारे क्या है, निकट पर क्या है, घाघरा गुफा स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। घाघरा गुफा महत्वपूर्ण हो सकता है, नदी पूछ सकता है आपको कि घाघरा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर घाघरा गुफा के निकट किस नदी का प्रवाह है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। इसकी सहायक नदी क्या है, गोपद नदी की ये नेउर नदी सहायक नदी है, और गोपद नदी में पहले मिलती है नेउर नदी, उसके पश्चात क्या है, ये सोन नदी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। तो इस तरह से हमने 3 नदियों के विषय में हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अगला जो महत्वपूर्ण नदी है वो है हमारा रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी, रिहंद नदी का नाम है, प्राचीन नाम की देखें हम तो रेणुका नदी, रेहर नदी या फिर रेण नदी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, रेणुका नदी, रेहर नदी या फिर रेण नदी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है हमारा रिहंद नदी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसका उद्गम आप देखेंगे यहाँ पर तो छुरीमती-रिंगा की पहाड़ी, छुरीमती-रिंगा की पहाड़ी आपका अंबिकापुर क्षेत्र, अंबिकापुर तहसील पड़ेगा, अंबिका सरगुजा जिला के अंबिकापुर तहसील के छुरीमती-रिंगा की पहाड़ी से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है, छुरीमती-रिंगा की पहाड़ी से। इसकी लंबाई को याद रखना है 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर्स। तो इसको लंबाई को याद रख लेना है 145 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें आपके रेण नदी की या फिर रिहंद नदी की, तो आपका सरगुजा जिला पड़ेगा और आपका सूरजपुर जिला पड़ेगा और बलरामपुर, तो तीनों जिलों में यह प्रवाहित होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखेंगे सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और आपके बलरामपुर जिला में, तीनों जिला में यह क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो देखिए, यह जो नदी है आपका महान नदी है, जो कि इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महान नदी इसकी सहायक नदी है। इसको बोलते हैं हम मोरनी। ठीक है, महान और मोरनी नदी का नाम है, इसकी सहायक नदी है। उसके पश्चात इस क्षेत्र में देखेंगे आप, इसके नदी के आपके पश्चिम क्षेत्र से बहकर आने वाली नदी है, इसको बोलते हैं हम सूर्या, सूर्या नदी। ठीक है, सूर्या नदी, मोरनी नदी, महान नदी, इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सहायक नदी मोरनी, महान और सूर्या, दोनों के अलावा आपको घुनघुटा और गोबरी नदी को भी याद रखना है। ठीक है, घुनघुटा नदी, महान नदी, मोरनी नदी, सूर्य नदी और गोबरी नदी, इन नदियों
इतना याद रखना है कि किस नदी की सहायक नदी है। इसकी आपका जोड़ी जो मिलान होती है उसमें आपके सही जोड़ी मिलान में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। घुनघुटा, महान, मोरनी, सूर्या और गोबरी नदी। ठीक है, इसी क्षेत्र को जो रिहंद जो नदी प्रवाहित होती है, इसी क्षेत्र को हम सिंगरौली बेसिन के नाम से भी हम जानते हैं, सिंगरौली बेसिन के नाम से। इसी में सूरजपुर जिला में आपका, सूरजपुर जिला में क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है, रक्सगंडा जलप्रपात। और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण एक पुरातात्विक स्थल है महेशपुर, महेशपुर जो कि सरगुजा जिला में स्थित है, इसी नदी के तट पर स्थित है, इसी नदी के तट पर क्या है, स्थित है आपका तटीय स्थल है आपका महेशपुर, जो कि सरगुजा जिला में क्या है, स्थित है। तो इस तरह से आपको रिहंद नदी के संदर्भ में इन बातों को याद रखना है। यहाँ से छुरी मतिरिंगा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, 145 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके पश्चात सोनभद्र में, ठीक, सोनभद्र जो कि सोन नदी, इस जगह का नाम है आपका सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र। सोनभद्र नामक स्थान पर यह नदी जो है सोन नदी में जा करके प्रवाहित हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से इस नदी को आपको याद रखना है। रिहंद नदी के विषय में एक किंवदंती इसको याद रखना है। रिहंद नदी का नामकरण ऋषि जमदग्नि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे पहले, उन्हीं का पत्नी का नाम था रेणुका। ठीक है, ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी का नाम था रेणुका। रेणु माना जाता है कि यह नदी जो है रेणुका का ही यह प्रवाह है, रेणुका का ही क्या है, यह प्रवाह है। मैं आपको बता दूं कि ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका का, उनके पुत्र का नाम था परशुराम। तो परशुराम के नाम को आपको याद होगा, इसलिए उसको याद रखने में आसानी होगा। परशुराम के पिता जमदग्नि और उनकी पत्नी का नाम था, परशुराम की माता का नाम था आपका रेणुका। तो उन्हीं के नाम से इसको हम किंवदंती में इसको हम जानते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर रिहंद नदी के विषय में हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, एक और आपको महत्वपूर्ण चीजों को देखना है, जो है आपका परियोजना। इसी नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान पर गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम से एक बांध बना हुआ है, रिहंद नदी पर ही, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान पर। ठीक है, मिर्जापुर सीरीज से आप इसको याद रखिएगा, मिर्जापुर सीरीज के नाम से इसको आसानी होगा। इसी जगह के नाम पर क्या हुआ था, मिर्जापुर सीरीज बना हुआ था। तो मिर्जापुर नामक स्थान पर गोविंद वल्लभ पंत सागर। मैं आपको बता दूं, गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस सागर का, इस बांध का नामकरण किया गया है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर मिर्जापुर में, तो इसको आपको याद रखना है, यहां पर आपको मिल जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, रिहंद नदी पर ही यह बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इस तरह से हमने रिहंद नदी को हमने देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कन्हार नदी के विषय में। छत्तीसगढ़ के और झारखंड के बॉर्डर में यह नदी प्रवाहित होती है। जसपुर जिला के बखौना चोटी, ठीक, जसपुर जिला के बखौना चोटी, गीधा धौधी, ठीक है, खुड़िया पठार, इसको बोलते हैं खुड़िया पठार, बगीचा तहसील के आसपास में क्या पड़ता है, जसपुर जिला में यह पठार पड़ता है। बगीचा तहसील मुख्य रूप से आपको याद रखना है, बखौना चोटी जसपुर जिला। ठीक है, बखौना चोटी जसपुर जिला से इसका उद्गम होती है कन्हार नदी की। यह नदी जो है मध्य के छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य में का सीमा बनाती है। ठीक है, दोनों के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर जो कि सोनभद्र जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर सोन नदी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 115 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। ठीक, 115 किलोमीटर। यह नदी जो है जसपुर और बलरामपुर जिला, ठीक है, यहाँ पर जसपुर जिला हो गया और बॉर्डर जाएंगे आपको तो बलरामपुर जिला, इन दोनों जिलों में क्या होती है, यह प्रवाहित होती है। ठीक है, जसपुर प्रवाहित क्षेत्र देखेंगे आप, जसपुर और बलरामपुर जिला। ठीक है, घुघरी और डीपाडी नाम का मैदान है,
वहीं से क्या होती है यह बलरामपुर जिला में प्रवेश करती है। डीपाडी और घुघरी, डीपाडी छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल है, उसी के नाम से एक मैदान भी है, वहीं से क्या हो जाती है यह इस आपके बलरामपुर जिला में यह प्रवेश करती है। ठीक, इसके विषय में आप देखेंगे इनके सहायक नदियों को, सहायक नदियों की याद करना है आपको। देखिए यहाँ पर सूर्या, चनान, सेंदूर और कुरसा, ठीक है। उसके पश्चात है आपका सेमरखार, रिगर और चेर्रा, ठीक है, चेर्रा। तो यह नदियाँ आपको नदियों की याद रख लेना है। सूर्या, चनान, सेंदूर, कुरसा, गलफुला, सेमरखार, रिगर और चेर्रा, यह नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। कन्हार, गलफुला और सूर्या नदी के संगम पर ही डीपाडी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही पुरातात्विक स्थल है, पुराना स्थल है बहुत, उसी के तट पर डीपाडी नाम का एक शहर जो है क्या है यहाँ पर बसा हुआ स्थित है। ठीक है, अब जलप्रपात की बात करेंगे। यहाँ पर कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात है, ठीक है, कोठली जलप्रपात स्थित है। मैंने आपको बताया था, हम जब बस्तर क्षेत्र की नदियों के विषय में पढ़ रहे थे, हम गोदावरी नदी की पढ़ रहे थे हम, तो वहाँ एक नदी है जिसका नाम है, नदी का नाम है कोटली नदी। वो नदी है कोठली, यह जलप्रपात है, तो इसको नाम को आपको याद रखना है, कोठली। कोठली जो कि कन्हार नदी पर बना हुआ है, यह क्या है आपका जलप्रपात है। ठीक है, एक और है पवई जलप्रपात जो कि चनान नदी पर है। पवई जलप्रपात चनान नदी पर, दोनों जो है आपका कहाँ पर है, आपका यह है बलरामपुर में, बलरामपुर जिला में क्या है, यह दोनों जलप्रपात क्या है स्थित है, कोठली जलप्रपात और पवई जलप्रपात। कन्हार नदी में कोठली और पवई जलप्रपात चनान नदी में। तो इस तरह से आपको कन्हार नदी के विषय में याद रखना है। 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम है आपका बखोना चोटी जसपुर से। ठीक, इसकी सहायक नदी के विषय में हमने देखा गलफुला है आपका, सूर्या, चनान, सेंदूर, गलफुला। ठीक है, इस तरह से आपका इसकी नदी चेर्रा नदी, सेमरखार और रिगर, इस तरह से इसकी क्या है, इसकी नदियाँ हैं। डीपाडी एक बहुत पुरातात्विक स्थल, इसको याद रखना है, जो कि कन्हार नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है कन्हार नदी के विषय में। और अगला हम नदी देखेंगे जो कि एक बहुत छोटा नदी है, लेकिन कई बार पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है मवई नदी। नदी का नाम है मवई। ये जलप्रपात का नाम क्या है आपका पवई, जो कि आपका चनान नदी पर है। कन्हार नदी की सहायक नदी है चनान, इस नदी का नाम मवई है। ठीक है, यह जो भरतपुर तहसील, यहाँ पर बनास नदी की सहायक नदी है मवई नदी, भरतपुर तहसील एमसीबी जिला में। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका इसके तटीय स्थल है। सीतामढ़ी हरचौका के विषय में आपको याद रखना है, जब छत्तीसगढ़ में राम जी का प्रवेश हुआ, श्री रामचंद्र जी का जब प्रवेश हुआ, तो छत्तीसगढ़ के पहला स्थल है जिसको हम देखते हैं सीतामढ़ी हरचौका के नाम से। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सीतामढ़ी हरचौका पर ही राम जी का कुछ दिन निवास हुआ था, वहाँ पर विश्राम किए थे, उसके पश्चात आगे बढ़े थे। तो सीतामढ़ी हरचौका यह स्थान में ही, यह मवई नदी के तट पर यह जो स्थान है स्थित है। ठीक है, मवई नदी के संदर्भ में एक चीज़ और याद रखना है, जो कि एक गुफा को काट करके 17 कक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो मवई नदी के तट पर ही सीतामढ़ी हरचौका स्थित है। दूसरा चीज़ याद रखना है आपको, इसी नदी के तट पर एक गुफा है, उस गुफा में 17 कक्ष बना हुआ है। और याद रखना है आपको, सीतामढ़ी हरचौका को भी सामान्य बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में सीता रसोई के नाम से हमें उसको जानते हैं। ठीक है, सीता रसोई, सीतामढ़ी हरचौका को ही सीता रसोई के नाम से भी जानते हैं। इसका विसर्जन बनास नदी पर है। कुरी नाला कोरिया जिला का, इसके प्रवाह जो है कोरिया जिला में है अकुरी नाला, और इसको कोरिया जिले का शीत गृह कहा जाता है। कोरिया जिले का शीत गृह कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से झूला भी स्थित है। आपके अकुरी नाला एक छोटा सा नाला है, जिसको नदी के रूप में भी हम पढ़ते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसको कोरिया जिले का कंडीशनर के भी रूप से इसको जानते हैं, क्योंकि इनके
पानी में कुछ ऐसा तत्व है जो कि बालों के धोने से कंडीशनर का काम करता है, इसलिए इसको कोरिया जिले का कंडीशनर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस तरह से हम मवई नदी और कोरी नाला के विषय में आपको याद रखना है। अब हमने देख लिया पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियां हैं, ठीक है। बनास नदी के विषय में देखा, रिहन नदी के विषय में देखा, नेऊर नदी, रिहन आपका गोपद नदी और कन्हार नदी, इन सारी नदियों के विषय में हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। इसको और भी अच्छे से आप नोट्स बना करके इसका अध्ययन करिए, और कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण होगी इसको मैं आपको बताते जाऊंगा आगे, लेकिन इनको क्या करना है, आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अब हम देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की दो नदियाँ, दो अफवाह तंत्र के विषय में, जो कि पहला है आपका ब्राह्मी अफवाह तंत्र जिसको हम पढ़ेंगे, और है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ये बहुत ही छोटी अफवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से है, क्योंकि बहुत कम अल्प मात्रा की पानी जो है इसमें जाकर प्रवाहित होती है। अभी हम छत्तीसगढ़ के बहुत छोटे छोटे दो अफवाह तंत्र बचा हुआ है, इसके विषय में हम देखेंगे। देखिए, पहले देखेंगे जो कि आपका है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह नहीं है, इसका प्रवाह जो है झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र में है। देखिए, इस तरह से झारखंड से उड़ीसा की ओर बहते हुए आगे मिलती है, ठीक है। तो इस नदी के विषय में देखेंगे। यह नदी जो है छत्तीसगढ़ की ठीक है 1.03% भाग की जो क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित होती है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख नदी है जो कि है हमारा शंख नदी। यहाँ पर आपको जशपुर जिला से शंख नदी का उद्गम होकर के ब्राह्मणी नदी में क्या होती है, सम्मिलित हो जाती है, ठीक। दूसरा नदी है कोयल नदी। कोयल नदी भी आपके झारखंड से ही इसका उद्गम होता है, झारखंड से, ठीक है। इस तरह से तो दो नदी को याद रखेंगे, जिसमें शंख नदी जो है छत्तीसगढ़ से उद्गम होती है और ब्राह्मणी नदी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है, और कोयल नदी है जो कि झारखंड में से ही उद्गम होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र की कुछ पानी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के भी कोयल नदी में जाकर के प्रवाहित होती है। इसका जल धारण जो है छत्तीसगढ़ कुल जो क्षेत्र है उसके 1.03% भाग वर्ग किलोमीटर में देखेंगे। अब इसको प्रवाह क्षेत्र को, तो प्रवाह क्षेत्र है आपका 1423 वर्ग किलोमीटर का जो प्रवाह क्षेत्र है, इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस नदी में शामिल होते हैं, इस अफवाह तंत्र में क्या होती है, शामिल होती है। तो इसको याद रखना है आपको 1.03% को, और शंख नदी को याद करना है, ठीक है। दूसरा है हमारा नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। नर्मदा नदी, जैसे कि आपको जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होती है, नर्मदा नदी का उद्गम होती है। इसकी कुछ जो नदियां हैं जो कि हमारा इसमें क्या हो जाती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। नर्मदा कुंड जो उद्गम स्थल, इसको बोलते हैं हम नर्मदा कुंड, जो कि है अमरकंटक क्षेत्र। नर्मदा कुंड अमरकंटक क्षेत्र 0.55%, ठीक है। 0.55% जो हमारा प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के, इसमें शामिल होती है नर्मदा अफवाह तंत्र में। बेसिकली नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम जो है उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर क्या होती है, यह नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये बंजर नदी, ठीक है, बंजर नदी और ताड़ा नदी, बंजर नदी और ताड़ा नदी का उद्गम जो है आपके कवर्धा कबीरधाम जिला से, यहाँ पर दोनों नदियों का उद्गम हुआ है। क्या है आपका, कवर्धा कबीरधाम जिला, ठीक है। कवर्धा क्षेत्र से, कबीरधाम जिला के क्षेत्र से दोनों नदी का उद्गम हुआ है, और दोनों नदी क्या होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आपको याद रखना है, आपके जो बंजर नदी है, बंजर नदी, यह नदी छत्तीसगढ़ की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ की ऐसा नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बंजर नदी, और यह है हमारा ताड़ा नदी, ठीक है, ताड़ा नदी।
तो दोनों नदी को याद रखना है, दोनों का प्रवाह जो है पश्चिम दिशा में है ना, पश्चिम दिशा में इसका प्रवाह है। एक और नदी है जोहिला नदी, जो कि अमरकंटक से उद्गम होती है, अभी मध्य प्रदेश क्षेत्र आते हैं, लेकिन कुछ प्रभाव पानी छत्तीसगढ़ का भी उसमें जाकर के सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, ताड़ा एवं बंजर नदी जो है कवर्धा जिला से क्या होती है, यहाँ पर निकलती है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण है हमारा नर्मदा नदी के संदर्भ में, नर्मदा नदी पातंत्र के संदर्भ में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है। अब इनकी दो नदियों को आपको याद रखना है। बंजर नदी जो कि छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, व्यापम द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उत्तर हो गया आपका बंजर नदी। और ताड़ा नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। अब हमने छत्तीसगढ़ के पांचों अपवाह तंत्र के विषय में हमने पढ़ लिया। देखिए, पहले हमने पढ़ा, पहले वीडियो में मैं आपको बताया था महानदी अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ा, जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र से प्रभावित होती है। उनकी मध्य क्षेत्र की सारी नदियां महानदी अपवाह तंत्र में शामिल हो जाती है। ठीक, उसके पश्चात हमने पढ़ा था इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के शामिल होती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को हमने पढ़ लिया। ठीक, तीसरा नदी हमने पढ़ा सोन एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र, सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र के विषय में, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ के सारी नदी उसमें जाकर के प्रवाहित होती है। हमने पढ़ा भी आपके जसपुर क्षेत्र की संघ नदी के विषय में, जो कि ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में शामिल होती है। और हमने पश्चिम छत्तीसगढ़ जो कि कवर्धा क्षेत्र के विषय में पढ़ा, जो कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में जाकर के शामिल हो जाती है। तो इस तरह से इन नदियों की सब याद रखना है, इनकी सहायक नदियों की याद रखना है, इनके उद्गम स्थल का नाम याद रखना है, कहाँ पर किस नदी में विसर्जित हो जाती है, इसकी लंबाई को याद रखना है, कितने लंबाई है इसकी, और इनके पुरातात्विक जो महत्व है उसको याद रखना है। और याद रखना है इनके महत्वपूर्ण शहरों को, किस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, और उस शहर के महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा है। इसके विषय में मैंने आपको PDF और प्रोवाइड करूंगा, जो कि उसमें अलग से आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था, इस नदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है, इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, इस तरह से टेबल के फॉर्म में मैं आपको बना करके दूंगा। सारे चीज़ों को ये आपको मिल जाएगा। इसको ये आपको पढ़ने का चीज़ है, रटने का चीज़ है, इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है। पढ़ाने में इसमें बहुत समय वेस्ट होगा, इसलिए आगे के भाग में हम ज्योग्राफी में आगे के भाग में हम इसको अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।